आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए क्लास। और इस क्लास में हमने आपको 31 तारीख का जो सुबह 9:30 बजे एग्ज़ाम हुआ था, उसका हमने आपको खंड एक और खंड 2 कंप्लीट करा दिया है। अब इसी पेपर का हम आपको खंड 3 और खंड 4 आपको आज की क्लास में कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको प्रबंधकीय गुण से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और बाल विकास से संबंधित इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो खंड 3 और खंड 4 है, ये 45 मार्क्स का आता है, तो इसमें 90 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जबकि खंड 1 और खंड 2 में 110 मार्क्स का आता है, जो हमने इसका पहले करवा दिया है। अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और इससे पहले का जो हमने खंड 1 और खंड 2 कराया है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको 2 पेपर पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर उन क्लासों को भी आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और उन क्लासों को भी पूरा देख सकते हैं। आपके 3 पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम अगला पेपर आपको करवाएंगे। तो बस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। सभी लोग क्लास को बस शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सभी लोग पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो क्लास है आपको प्रॉपर मिलती रहे और आप अच्छे से क्लास को देखते रहें और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी है ना, अब 7 मार्च हो गई है, एग्ज़ाम की डेट कितनी हो गई है, 7 मार्च हो गई है। तो इसलिए आप सभी क्लास से जुड़े रहें और आपको 7 दिन और मिले हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं और आप क्लास को और अच्छे से देखें और जल्दी जल्दी अपनी जो थोड़ा बहुत आपका रह गया है उसको आप कंप्लीट करें और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। ये खंड हमारा हो चुका था, हम क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और जितने लोग क्लास को अभी देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज का जो खंड 3 है वहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए, तो आज का हमारा जो खंड 3 है वो स्टार्ट कर देंगे। और आज की क्लास में खंड 3 और खंड 4 हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जो कि 90 मार्क्स के होते हैं। तो सभी लोग क्लास को देखते रहिएगा। और खंड 3 जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रबंधकीय गुण से संबंधित है। मैनेजिकल जो आपका ये जो खंड है ये 45 मार्क्स का आता है, जिसमें से 33 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं और बाकी मार्क्स के जो है आंसर पैसेज टाइप से आते हैं। तो आपका आज का खंड 3 और खंड 4 जो है 45 मार्क्स के इस क्लास में आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए अब हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। खंड 3 का पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे और क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे और क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे। ठीक है, क्लास को देखने से पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और फिर क्लास को अच्छे से सभी लोग बैठकर देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु आवश्यक कौशलों को क्या कहा जाता है। देखिए, कोई भी कार्य है अगर उसको सफलतापूर्वक करना है तो उसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौशल की ज़रूरत होती है, उसको क्या कहते हैं। व्यक्तित्व संबंधी कौशल कहा जाता है, संचार कौशल कहा जाता है, सुगमीकरण कौशल कहा जाता है, या फिर हस्त कौशल कहा जाता है। बताएं क्या कहा जाता है। तो देखिए ये इसके जो आंसर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते हुए सभी लोग चलेंगे, सभी लोग आंसर लगाएंगे और इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डल जाती है, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी ले लेंगे। ठीक है, और हमने इसके जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है उसका पार्ट 1 हम आपकी टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। हमारे टेलीग्राम पर चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके एक बार उसको और रीड कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
कि किसी भी कार्य को अगर सफलतापूर्वक करना है तो उसके लिए कौशल मतलब स्किल की आवश्यकता होती है, और उस स्किल को हम क्या कहते हैं, संचार कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कौशल कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचार कौशल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी लग पाएंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लग सकें, तो सभी लोग थोड़ा स्पीड से ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं कर पाने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति है कार्य करवाता है लेकिन उसका फिर क्या नहीं कर पाता है, उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, उसका भुगतान नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आप प्रशिक्षित नेता बोलेंगे या शीर्ष नेता बोलेंगे, पेशेवर नेता कहा जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किस तरीके का नेता कहा जाएगा। तो देखिए, अपने कार्य करने के लिए भुगतान नहीं पाने वाले, मतलब कि जो है ना, अपना कार्य करते हैं लेकिन वो भुगतान नहीं पाते हैं ना, उस कार्य के लिए भुगतान नहीं पाते हैं, तो ऐसे नेता को हम क्या कहते हैं, पेशेवर नेता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ऐसे पेशेवर नेता कहा जाता है कि अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं पाते, मतलब काम करते हैं लेकिन उसके लिए भुगतान नहीं पाते हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल लीडर कहलाएंगे या फिर पेशेवर नेता कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, टेलीविज़न एक है किस माध्यम मिश्रण या फिर स्रोत है या फिर मीडियम है, मतलब माध्यम है, या फिर मार्ग है। बताइए क्या है, मतलब मार्ग मतलब चैनल है। बताइए क्या है, एक टेलीविज़न क्या है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि मीडिया, जो मीडिया मिक्स है, या फिर स्रोत है, या फिर माध्यम है, या फिर मार्ग है। तो देखिए, टेलीविज़न एक क्या है, तो टेलीविज़न एक चैनल होता है, मार्ग होता है। क्या होता है, टेलीविज़न एक क्या है, चैनल है, मार्ग है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्ग, या फिर जिसको इंग्लिश में चैनल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतत भौगोलिक क्षेत्र का घटक होता है। बताइए कौन सा घटक है, इनमें से सतत भौगोलिक क्षेत्र का घटक कौन है। समूह है, समुदाय है, सामाजिक परिवर्तन है, या फिर सामाजिक नियंत्रण है। बताइए क्या है, कि जो सतत भौगोलिक क्षेत्र है इसका घटक किसको माना जाता है, समूह को, समुदाय को, या फिर सामाजिक परिवर्तन को, या सामाजिक नियंत्रण को। तो देखिए, सतत जो भौगोलिक क्षेत्र होता है तो उसका समुदाय, मतलब उस समुदाय, उसमें इनमें से कौन सा घटक होगा, तो याद रखें समुदाय जो रहेगा वो सतत भौगोलिक क्षेत्र का क्या होता है, एक घटक होता है। ठीक है, जो हमेशा निरंतर चलने वाला जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसका प्रमुख घटक किसको बोला जाएगा, तो समुदाय को बोला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DRDA का पूरा नाम क्या है। बताइए DRDA का पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, या डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एक्ट, या फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर इंग्लिश में देखें तो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास अधिनियम, या फिर जिला ग्रामीण विकास एसोसिएशन। तो देखिए DRDA का फुल फॉर्म क्या है, तो DRDA का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी नाम होता है। ठीक है, तो इसका याद रखें कि DRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DRDA का फुल फॉर्म होगा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप सभी लोग आंसर लगाते हुए चल रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बताइए, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है। माइक्रो लेवल प्लानिंग जो है किसका एग्जाम्पल है, अनिवार्य योजना का, पंचवर्षीय योजना का, क्षेत्रीय योजना का, या फिर लक्षित समूह योजना का। बताइए जो सूक्ष्म स्तर का नियोजन होता है वो किसका उदाहरण होता है।
सूक्ष्म स्तर नियोजन जो रहेगा वो किसका उदाहरण रहेगा? तो देखिए सूक्ष्म स्तर नियोजन जो रहता है वो किसका उदाहरण होता है? क्षेत्रीय योजना का उदाहरण होता है। किसका होता है? एक क्षेत्र में। देखिए अनिवार्य योजना तो हो नहीं सकता, पंचवर्षीय योजना पूरे देश में चलाई जाती है। लक्षित समूह योजना तो वो तो किसी समूह के लिए, लक्षित समूह के लिए चलाया जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म स्तर योजना जो रहती है, नियोजन जो रहता है वो किससे संबंधित होता है? तो एक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो राइट आंसर क्षेत्रीय योजना बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है? इसे क्या कहा जाता है? बताइए। कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है और इसे क्या बोलेंगे? पर्यवेक्षता बोलेंगे इसको, या परिलता बोलेंगे, अनुकूलता बोलेंगे, या प्रयोग धर्मिता बोलेंगे? बताएं। कोई भी नया प्रवर्तन अपनाते हैं, आप कोई नई चीज़ अपनाते हैं और उस किस सीमा तक कठिन है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए आप कोई भी चीज़ नई उपयोग में ला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपकी परिलता बोलेंगे, है ना। और उस वो किस समय तक कठिन है, उसे मतलब किस सीमा तक वो कठिन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिलता कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? परिलता कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहीता एडॉप्टर, जो ग्रहीता मीन्स क्या होता है? एडॉप्टर जो रहते हैं, एडॉप्टर श्रेणी सामाजिक तंत्र के अंदर किस आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करता है? जो एडॉप्टर जो श्रेणी के लोग होते हैं वो समाज में मतलब सामाजिक तंत्र के अंतर्गत किस श्रेणी के आधार पर उनको वर्गीकृत करेंगे? तो ग्रहण दर के आधार पर, या नव प्रवर्तनीयता के आधार पर, सामाजिक तंत्र के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ग्रहीता श्रेणी सामाजिक तंत्र के अंदर होते हैं उनको किस आधार पर? तो उनके नव प्रवर्तनीयता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। किसके आधार पर? नव प्रवर्तनीयता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नव प्रवर्तनीयता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस दौरान आरंभ किया गया था? बताइए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू किया गया था? मिनिमम नीड प्रोग्राम चालू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ये चौथी, या फिर पांचवी, या फिर सातवीं? बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, या फिर सातवीं? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसके तहत क्या लेकर आए थे? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लेकर आए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सी आई थी? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है? देखिए भारत में किस प्रकार का नियोजन हो रहा है वर्तमान में? राज्य योजना, या केंद्रीकृत योजना, या विकेंद्रीकृत योजना, या फिर संकेतात्मक योजना? बताइए किस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं अभी वर्तमान में भारत में? राज्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्रीकृत, या फिर विकेंद्रीकृत, या फिर संकेतात्मक? तो याद रखें जो भारत में वर्तमान में हो रहा नियोजन जो है वो किस तरीके का है? तो संकेतात्मक योजना के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? संकेतात्मक योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? संकेतात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्लो के अनुसार संचार की प्रक्रिया में होते हैं। देखिए बर्लो जो है उनके अनुसार संचार की प्रक्रिया में क्या क्या होते हैं? प्रक्रिया के 4 घटक होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, या फिर 10 होते हैं? बताइए बर्लो के अनुसार संचार की प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? सभी लोग आंसर लगाएंगे इसका कि जो बर्लो के अनुसार संचार के कितने घटक होते हैं। तो देखिए बर्लो के अनुसार संचार के कितने घटक माने गए हैं? तो 6 घटक माने गए हैं। कितने? 6 घटक माने गए हैं। तो जो बर्लो हैं इनके अनुसार संचार के 6 घटक माने गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशिक्षण
मूलतः एक है? बताइए, प्रशिक्षण एक क्या है? ट्रेनिंग इज बेसिकली उत्पाद है, प्रक्रिया है, गतिविधि है या फिर प्रोग्राम है? बताइए, प्रशिक्षण मूलतः एक क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट होता है या फिर प्रक्रिया होती है, गतिविधि होती है या फिर प्रोग्राम होता है? तो जो प्रशिक्षण होता है ये मूलतः क्या माना जाता है? तो एक प्रक्रिया मानी जाती है, एक प्रोसेस होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रशिक्षण, मतलब जिसमें प्रशिक्षित किया जाता है ना? जो भी जिस भी जॉब के लिए, जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए आए हैं उनको उस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? प्रोसेस में उनको प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए प्रशिक्षण को एक क्या मानते हैं? प्रक्रिया मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये 2011 के अनुसार पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, केरल है या फिर तमिलनाडु है या फिर उड़ीसा है? तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है ना? कौन सा है? केरल है 2011 के अनुसार। और यहाँ पर किसके अनुसार है? तो ये 2011 के अनुसार है। आप इसको भी याद रखें। यहाँ पर कंप्यूटरकृत जो पढ़ाई है, साक्षरता है, उसमें भी ये क्या है? प्रथम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों को कार्य करने के लिए निर्देश देने वाले नेतृत्वकर्ता को क्या कहेंगे? बताइए। जो क्या कहते हैं? दूसरों को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता को हम क्या कहते हैं? निरंकुश, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप न करने वाला या इनमें से कोई नहीं? बताएं कि जो दूसरों को कार्य करने के लिए निर्देश देने वाला नेतृत्वकर्ता जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं, प्रजातांत्रिक कहते हैं, हस्तक्षेप न करने वाला कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुश कहा जाता है। ठीक है, ऑटोक्रिएट कहा जाता है इसको, है ना? ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं? दूसरों पर निर्देश देते हैं और काम करने के लिए कहते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा, अच्छा अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं या फिर कृषि मंत्री होते हैं? बताएं कौन होते हैं? तो देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और ये कब बनाई गई थी? तो ये जब बना है, ये कब बना? 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को ये इसकी योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? बताइए, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? कार्य योजना का एक चरण है, समन्वय का है, नियंत्रण का है या फिर मूल्यांकन का है? बताएं किसका एक चरण है? तो तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? कार्यक्रम योजना का, समन्वय का, नियंत्रण का या फिर मूल्यांकन का? तो राइट आंसर बताएं। तो देखिए, तथ्यों का संग्रहण करना, तो कार्यक्रम योजना, ये समन्वय, नियंत्रण या मूल्यांकन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्यक्रम योजना होती है उसका एक चरण कौन सा होता है? तथ्यों का संग्रहण करना। क्या? तथ्यों का संग्रहण करना भी मतलब इसका एक चरण होता है। किसका? कार्यक्रम योजना का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यक्रम योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला एवं उन्हें प्रभावित करने वाला क्या कहलाता है? बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जो दूसरों का क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें प्रभावित करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शिक्षक कहते हैं या फिर अभिभावक कहते हैं, नेता कहते हैं या फिर राजनीतिज्ञ कहते हैं? बताइए क्या कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा?
बताएं, सभी लोग आंसर दें कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो क्या करते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें प्रभावित कर मतलब कि उनको प्रभावित भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, लीडर बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को लीडर कहा जाता है जो दूसरों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण अवसंरचना की निधि, एक सेकेंड, हाँ अब बताइए कि ग्रामीण अवसंरचना निधि की स्थापना में कौन सा बैंक संलग्न है। बताइए, ग्रामीण अवसंरचना निधि की स्थापना में कौन सा बैंक संलग्न है। आरबीआई है, नाबार्ड है, आईडीआरबी है या एसबीआई है। बताइए कौन सा बैंक है इसमें संलग्न है। तो देखिए, अगर हम देखें तो ग्रामीण अवसंरचना की निधि की स्थापना के लिए तो इसमें नाबार्ड है। कौन सा है, नाबार्ड इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसकी कब हुई थी स्थापना, तो 12 फरवरी को हुई थी और 1982 में हुई थी। ठीक है, इसको सॉरी 1982 में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रामीण अवसंरचना की निधि की स्थापना कहाँ, तो नाबार्ड द्वारा की गई थी। चलिए, आकाशवाणी का केंद्र जो है वो कहाँ पर है। आकाशवाणी किसका केंद्र है, बताइए। रेडियो प्रसारण का, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का, या फिर रेडियो टेलीकास्टिंग का, या फिर टेलीविज़न टेलीकास्टिंग का। बताइए, आकाशवाणी जो है वो किसका केंद्र है, बताएं। किसका केंद्र है आकाशवाणी, रेडियो प्रसारण का, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का, या फिर रेडियो टेलीकास्टिंग का, या फिर टेलीविज़न टेलीकास्टिंग का। तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो रेडियो प्रसारण होता है इसका केंद्र क्या है, आकाशवाणी। क्या है, आकाशवाणी इसका केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि प्रदर्शन में किसका सिद्धांत लागू किया जाता है। बताइए, विधि प्रदर्शन में कौन सा सिद्धांत जो है वो लागू किया जाता है। करके सीखने का, या करके देखने का, सुनकर करने का, या छूकर करने का। बताइए, विधि जो है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ। बताइए, जो विधि प्रदर्शन में क्या होता है, करके सीखते हैं, या करके देखने पर सीखते हैं, या फिर सुनकर करने में सीखते हैं, या छूकर। तो देखिए, विधि का पूछ रहा है तो विधि क्या करेंगे, पहले करेंगे और फिर सीखेंगे, है ना। करके सीखने का सिद्धांत है ना। विधि प्रदर्शन में क्या होता है, करके सीखने का सिद्धांत लागू होता है। तो अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और अभी जो भी मैम सर न्यू जुड़े हैं हमसे और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हम आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र किसको प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं। बताइए, किसकी प्रौद्योगिकियों का अंतरण करते हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है, किसानों की, ये महिला किसानों की, या दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसानों या फिर महिला किसानों या दोनों की प्रौद्योगिकियों के अंतरण करते हैं। राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाहे वो महिला किसान हो या फिर कोई भी किसान हो, उसको क्या करता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र उसको प्रौद्योगिकी का अंतरण करते हैं, उनको है ना सिखाते हैं, उनको है ना क्या कहते हैं टेक्निक्स बताते हैं, उनके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ना कि इस टेक्निक से ये होगा, आप इसका यूज़ करें, उसका करें। तो ये सब कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का एक चरण नहीं। देखिए, शिक्षा प्रक्रिया का चरण नहीं है पूछा है, परिस्थितिक या फिर उद्देश्य अध्यापन या फिर अधिगम लर्निंग। बताइए किसका नहीं, इनमें से कौन विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। बताइए, विस्तार
शिक्षा प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। परिस्थिति नहीं है, उद्देश्य नहीं है, अध्यापन नहीं है या फिर अधिगम नहीं है। तो देखिए विस्तार शिक्षा जो है इसकी प्रक्रिया का चरण कौन नहीं है, तो अध्यापन नहीं है, टीचिंग नहीं है, ठीक है। जबकि परिस्थिति है, उद्देश्य भी है और अधिगम भी है, ठीक है, अधिगम भी है, लेकिन अध्यापन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, अध्यापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में किसको मतलब ये जो है कौन सी शिक्षा माना जाता है। जो वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है वो कौन सी शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, गैर औपचारिक है या उपरोक्त में से सभी। बताइए कौन सी शिक्षा है, वयस्क जो साक्षरता होती है वो कौन सी शिक्षा मानी जाती है। तो देखिए वयस्क शिक्षा जो है वो कौन सी शिक्षा मानी जाती है, तो वो गैर औपचारिक शिक्षा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, गैर औपचारिक शिक्षा मानी जाती है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए आरडीपी के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है, बताएं। IRDP के अंतर्गत जो विकास की मूल इकाई है, विकास की मूल इकाई है वो क्या है। CD ब्लॉक है या फिर जिला है, ये गांव है या फिर परिवार है, बताएं। IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई है CD ब्लॉक, जिला, गांव या फिर परिवार। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, CD ब्लॉक, है ना। CD ब्लॉक जो है वो क्या कहलाता है, CD ब्लॉक जो है वो IRD के अंतर्गत विकास की मूल इकाई होती है। विकास की मूल इकाई कौन है, तो CD ब्लॉक, सबसे पहले CD ब्लॉक आता है IRDP में। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है, बताएं। कार्य योजना प्रक्रिया की प्रकृति है, जोड़ना एवं एकीकरण या सहायता करना या फिर समर्थन करना या सहानुभूतिकारी है। बताइए किस तरीके का है। जो कार्यक्रम योजना प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसी है, जोड़ना व एकीकरण की प्रक्रिया है, सहायता की करना एक की मतलब की प्रक्रिया है, समर्थन करने की प्रक्रिया है या सहानुभूति की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जोड़ना एवं एकीकरण की प्रक्रिया है। क्या कार्यक्रम योजना प्रक्रिया जो है वो जोड़ना व एकीकरण करने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किसके द्वारा होता है। जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो है वो किसके द्वारा होगा, DRDA के द्वारा होगा या KYC के द्वारा होगा या फिर कापर्ट के द्वारा होगा, CSWB के द्वारा होगा। बताइए किसके द्वारा होगा। जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किसके द्वारा होता है, आंसर दें इसका। तो देखिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो है वो किसके द्वारा होता है, DRDA के द्वारा होता है ना, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा किस में अपनाई गई है। बताइए स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उसकी अवधारणा किस में अपनाई गई, IRDP द्वारा या IAAP द्वारा या PMGSY द्वारा या फिर SGSY द्वारा। बताइए किसके द्वारा अपनाई गई है। तो देखिए जो स्वयं सहायता समूह की अवधारणा है वो किसके द्वारा, तो SGSY द्वारा, ठीक है, SGSY द्वारा अपनाई गई है। चल नेक्स्ट देखते हैं, विस्तार का जनक किसको कहा गया है। विस्तार का जनक बताएं। द फादर ऑफ एक्सटेंशन JP लिंगलेंस को बोला है, GL रॉय को या फिर OP दहामा को या फिर JB चिदंबर को। बताइए किसको बोला गया है। तो जो विस्तार का जनक है वो किसको कहा गया है, विस्तार का जनक किसको कहा गया है, JP लिगेंस को, GL रॉय को, OP दहामा को या JB चिदंबर को।
तो देखिए राइट आंसर क्या है, विस्तार का जो जनक है किसको बोला गया है, जेपी लीगेंस को, है ना। विस्तार का जनक किसको कहते हैं, जेपी लीगेंस को विस्तार का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है, विस्तार का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक है, बताइए विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक है, क्या है। विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक है, सामाजिक कार्य प्रक्रिया है या फिर आर्थिक कार्य प्रक्रिया है या फिर नेगार्मिक मतलब कॉरपोरेशन कार्य प्रक्रिया है या राजनीतिक कार्य प्रक्रिया है, बताइए क्या है। विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक क्या है। तो देखिए विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक क्या है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया है, सामाजिक कार्य प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, सामाजिक कार्य प्रक्रिया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक कार्य प्रक्रिया है। तो विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक क्या है, सामाजिक कार्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि एंड्रोगोगी किससे संबंधित है, बताइए। एंड्रोगोगी जो है किससे संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है, वयस्क अधिगम से संबंधित है, समाज से संबंधित है या फिर प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। एंड्रोगोगी जो है वो किससे संबंधित है, बताएं। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे, क्लास को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, है ना, और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बताएं कि जो एंड्रोगोगी है उसको क्या बोलेंगे। आई होप सभी लोग क्लास को शेयर कर रहे होंगे। तो जो एंड्रोगोगी है वो क्या कहलाता है, तो वयस्क अधिगम जो कहलाता है, मतलब जो एडल्ट लर्निंग होती है, वयस्क अधिगम होता है, उसको हम एंड्रोगोगी कहते हैं। ठीक है, बताइए आदर्श ग्राम कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, बताइए। आदर्श ग्राम कार्यक्रम क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चलता है या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाया जाता है, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत चलाया जाता है या फिर आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाता है, बताएं। आदर्श ग्राम कार्यक्रम जो है वो कौन चलाता है, आदर्श ग्राम कार्यक्रम। तो देखिए जो आदर्श ग्राम कार्यक्रम है ये कौन चलाता है, तो आदर्श ग्राम कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चलता है। कि किसके तहत, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चलाया जाता है। तो PMAGY, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या चलाया जाता है, आदर्श ग्राम कार्यक्रम चलाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बताइए रेडियो एक क्या है, रेडियो एक क्या है, दृश्य सहायक उपकरण है या श्रव्य सहायक उपकरण है या फिर श्रव्य और दृश्य दोनों ही है या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताएं। अच्छा रेडियो और एक बताना टेलीविज़न, टेलीविज़न भी किस तरीके का जो है एक उपकरण है, बताइए। टेलीविज़न, रेडियो बताइए और टेलीविज़न बताइए। तो देखिए रेडियो को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, तो ये कैसा होता है, श्रव्य सहायक उपकरण होता है। कैसा होता है, श्रव्य सहायक उपकरण होता है। जबकि टेलीविज़न जो होता है वो कैसा होता है, श्रव्य भी होता है और कैसा होता है, दृश्य भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, दृश्य भी होता है, श्रव्य और दृश्य दोनों ही होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रेडियो कैसा होता है, श्रव्य सहायक उपकरण होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं कि स्वीकरण व अस्वीकरण एक प्रकार का है, बताइए क्या है। स्वीकरण और अस्वीकरण एक प्रकार का क्या है, माध्यम मतलब चैनल की विफलता है या फिर फीडबैक मतलब पुनर्निवेशन है या व्यवहार है या सहानुभूति की अनुभूति है, बताइए क्या है। जो मतलब स्वीकरण और अस्वीकरण एक प्रकार का क्या है, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्टेशन या फिर रिजेक्शन, बताइए एक प्रकार का क्या है, माध्यम की विफलता है या फीडबैक है या फिर व्यवहार है या फिर सहानुभूति और की अनुभूति है। तो देखिए ये क्या है, एक प्रकार का फीडबैक होता है ना। फीडबैक मांगा जाता है, पुनर्निवेशन मांगा जाता है किसी भी अपन
कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदते हैं तो उसका फीडबैक मांगते हैं कि आप कितने स्टार देंगे और आपको कैसा लगा, हमारी सर्विस आपको कैसी लगी। तो इन सभी का फीडबैक मांगते हैं कि नहीं। तो ये क्या होता है, स्वीकरण भी होता है। आई स्वीकरण मतलब कोई कोई उसको स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ अच्छी आपने सेवा दी है, लेकिन कोई कोई कहता नहीं नहीं ये तो घटिया है, इससे अच्छा तो हम दूसरी जगह चले जाते या जो दूसरा प्रोडक्ट ख़रीद लेते, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। अब देखिए इससे संबंधित ये अनसीन पैसेज वाला पोर्शन आ चुका है। तो ये तो आपको इजी पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि इसी में से देख के आपको आंसर देना है। तो आपके जो मेन क्वेश्चंस थे उसके हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, बताइए अब नेक्स्ट जो हमारा 4th नंबर का जो खंड है वो स्टार्ट हो चुका है। खंड मतलब कि हमारा खंड 4 जो है स्टार्ट हो चुका है। इसमें 45 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 45 मार्क्स के ही आते हैं। तो हम इस खंड को स्टार्ट करें उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और इस वाले जो पार्ट है इसके अलावा अगर आपने और जो पार्ट नहीं किए हैं तो वो उनकी क्लास हम ले चुके हैं। 2 पेपर आपको पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी तक आपने दोनों पेपर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो महिला पर्यवेक्षक का टॉप 5000 और टॉप 100 वाला 2 ग्रुप मिलेंगे। तो वो दोनों में जाइए और दोनों की क्लास आप पूरी देखिए। तो आपको कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये जो आपको 7 दिन मिले हैं, अब आप जल्दी से स्पीड से इन पूरी क्लास को देख डालिए ताकि आपके क्वेश्चन सही हों और आप 150 प्लस क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सही कर सकें। ठीक है, ताकि इस बार आप सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए अब हम हमारा 4th नंबर का खंड स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। चलिए अब आता है खंड 4। तो इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व देखभाल के अभाव से किस चीज़ का जोखिम नहीं होता। देखिए अगर है ना किसी भी गर्भवती महिला है और उसका प्रसव से पूर्व देखभाल नहीं हो पाई है तो उससे क्या चीज़ नहीं हो सकती। पहला, नवजात मरणशीलता नहीं हो सकती, समय से पहले जन्म नहीं होता, या फिर बाल दुर्व्यवहार नहीं होगा, या जन्म के समय वजन कम नहीं होगा। बताइए। तो देखिए अगर हम देखें तो अगर कोई भी बच्चा है और उसका है ना प्रसव पूर्व देखभाल का अभाव है, मतलब उसकी प्रसव पूर्व देखभाल नहीं की गई है, तो उसमें मरण जो नवजात के मरने के चांसेस भी होते हैं, है ना। और समय से पहले प्रसव होने का भी चांसेस होते हैं और जन्म के समय वजन कम होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन बाल दुर्व्यवहार का कोई भी उस पर क्या नहीं होता, जोखिम नहीं होता है। बाल दुर्व्यवहार का जोखिम नहीं होता है। राइट आंसर क्या है, जोखिम इसमें पूछा था, जोखिम नहीं है। तो ये बाल दुर्व्यवहार कोई भी जोखिम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी भी चीज़ की प्रकृति, सार्थकता, अर्थपूर्णता या व्याख्या की समझ प्राप्त करने और उसकी स्पष्टता या संपूर्ण समझ अवधारणा प्राप्त करने की योग्यता क्या कहलाती है। बताएं सभी लोग कि किसी भी चीज़ की प्रकृति हो, सार्थकता हो मतलब अर्थपूर्णता हो, या उसकी व्याख्या की समझ प्राप्त करनी है, या उसकी स्पष्ट एवं संपूर्ण समझ अवधारणा प्राप्त करनी है, तो उसकी योग्यता क्या कहलाएगी। पहला, भावुकता कहलाएगी, या फिर हस्त प्राधान्यता कहलाएगी, समझ कहलाएगी, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक कहलाएगी। बताइए क्या कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगी, समझ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये समझ कहलाएगी। ठीक है, राइट आंसर समझ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि ICDS के कार्य की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? बताइए, ICDS जो है इसकी कार्य की निगरानी कौन सा मंत्रालय करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है? बताइए कौन करता है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि जो ICDS है उसकी कार्य की निगरानी कौन सा मंत्रालय करता है। तो देखिए राइट आंसर क्या है? महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है वो क्या करता है? ICDS के कार्यों की निगरानी करता है। तो कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है कि ये विश्वास है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवों जैसे गुण, जैसे विचार, इच्छाएं, भावनाएं एवं इरादे हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है? बताएं। कि विश्वास है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवों जैसे गुण और विचार, इच्छाएं, भावनाएं एवं इरादे हो सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? तो अहम, बताइए इसको क्या बोला जाएगा? स्वार्थपरक चिंतन बोला जाएगा, जीववादी चिंतन बोला जाएगा, अमूर्त चिंतन बोला जाएगा, या इनमें से कोई नहीं बोला जाएगा? बताइए कि अगर ये विश्वास है कि निर्जीव वस्तुओं में जीवों जैसे गुण आ जाए, जैसे विचार, इच्छा, भावना, ये सब आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहने लगेंगे? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे को जीववादी चिंतन कहते हैं। क्या बोला जाता है? जीववादी चिंतन कहा जाता है, एनिमिस्टिक थिंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सेवा जो है ICDS के तहत नहीं आती? बताइए ICDS के तहत कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? पूरक पोषण की, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण की, या फिर मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति, या फिर स्वास्थ्य जांच? बताइए ICDS जो है 2 अक्टूबर 1975 को बना था, और इसका क्या क्या काम है? नहीं, इनमें से कौन सा काम जो है वो नहीं है पूछा है। तो देखिए पूरक पोषण भी देता है, ये विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण की भी व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य जांच भी करता है, लेकिन मेधावी छात्रों को कोई भी छात्रवृत्ति नहीं देता है। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देता है। तो राइट आंसर क्या है? मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों हेतु विवाह की वैध आयु कौन सी है? बताइए स्त्री के लिए विवाह की वैध आयु क्या मानी जाएगी? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, या फिर 21 वर्ष? बताइए कौन सी आयु जो है वो मेधावी स्त्री की विवाह आयु कहलाएगी? तो सिंपल है, जो है एक पुरुष की कितनी मानी गई है? तो वैध तो पुरुष की मानी है 21 साल मानी है, और वहीं पर अगर महिला की देखें तो महिला की कितनी मानी है? 18 साल मानी। कितनी मानी है? 18 साल मानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान क्षति का कारण बन सकता है? इनमें से कौन जो है गर्भावस्था के दौरान क्षति का कारण बन सकता है? तो मादक पदार्थों एवं औषधियों का उपयोग, या फिर कुछ संक्रमण, या फिर भोजन में जो लोह तत्व होते हैं, मतलब आयरन और पोषक तत्व का अपर्याप्त होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए गर्भ अवस्था के दौरान जो है क्षति का कारण बन सकते, क्षति मतलब कि किसी चीज़ की हानि का कारण क्या बन सकते हैं? तो ये सब जो हैं हानि के कारक बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? तो चाहे वो मादक पदार्थ और औषधियों का उपयोग, ये भी उसकी हानि का कारण बन सकता है, क्षति का कारण बन सकता है। कोई संक्रमण भी क्या हो सकते हैं? उसके क्षति का कारण बन सकते हैं। भोजन में जो है ना आयरन की कमी और अन्य पोषक तत्वों की कमी भी उसका क्या बन सकता है? कारण बन सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक कार्य
किसके द्वारा प्रदत्त है? बताइए, विकासात्मक जो कार्य होता है वो किसके द्वारा प्रदत्त है? फ्रॉइड के द्वारा, पियाजे के द्वारा, मेंजलो द्वारा या फिर हेबीहर्ट द्वारा? बताइए किसके द्वारा विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिया गया है? बताइए कि फ्रॉइड, पियाजे या बेंजलो या हेबीहर्ट। तो जो विकासात्मक कार्य है वो किसने दिया है? तो विकासात्मक कार्य हेबीहर्ट का है ना, हेबीहर्ट है ना। जो ज़्यादा हर्ट होता है वो ज़्यादा विकास कर लेता है ना। तो विकासात्मक कार्य ज़्यादातर कौन करेगा? जो हैवी तरीके से हर्ट हुआ है। तो विकासात्मक कार्य कौन करेगा? जो हैवी तरीके से क्या हुआ है? हर्ट हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेबीहर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छोटे बच्चों की कहानियाँ होनी चाहिए। छोटे बच्चों की कहानियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए? छोटी एवं सरल होनी चाहिए, है ना, या फिर क्या कहते हैं जैसे कि फांतसी होनी चाहिए, मौज मस्ती और हास्य पर आधारित होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त में से सभी होनी चाहिए? बताइए किस तरीके की होनी चाहिए? जो छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सभी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सभी प्रकार की होनी चाहिए। वो है ना, छोटी होनी चाहिए, सरल भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को छोटी पढ़ने में ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा टाइम तक ना पढ़ें। ठीक है, सरल भी होनी चाहिए। दूसरा है कि मौज मस्ती हास्य हंसी वाली भी होनी चाहिए, है ना। और कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। तो ये सभी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार जो है बच्चों को, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष, 5 से लेकर 10, 6 से 14 या 5 से 15? बताइए किस? तो देखिए अनुच्छेद 21A जो है वो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, है ना, अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़ा गया था। और ये जो है ये 21A जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा था कि जो 6 से लेके और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देना और निःशुल्क देना क्या है? प्रावधान कर दिया गया था शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे। कितना? 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या करा गया था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की मांग की गई थी। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? 21A को। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन्य मनुष्यों के प्रति मनुष्य के व्यवहार से संबंधित, देखिए क्वेश्चन है कि अन्य मनुष्यों के प्रति मनुष्यों के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को किस विषय के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से आप प्रदान किया जा सकता है? देखिए कोई भी अन्य मनुष्य है उसके प्रति अगर मनुष्यों के व्यवहार से संबंधित कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान है तो उसको हम किस जो है विषय के माध्यम से अच्छे से बता सकते हैं, है ना। तो बताइए, जीव विज्ञान के माध्यम से, समाजशास्त्र के, चिकित्सा विज्ञान या फिर मनोविज्ञान के अंतर्गत? बताइए, वैज्ञानिक मतलब मनुष्य के व्यवहार बताना है ना, मनुष्य से व्यवहार से संबंधित पूछा गया है। मनुष्य के व्यवहार से संबंधित अगर आपको ज्ञान देना है तो किस विज्ञान के द्वारा देंगे? जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान या मनोविज्ञान? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र के द्वारा देते हैं। किसके द्वारा बताया जाता है? कि मनुष्य का व्यवहार बताना है। ठीक है, मनुष्य अन्य मनुष्यों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, तो एक समाज में ही एक से दूसरे के व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र में ये सब पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सा संगठन स्त्रियों एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है? इनमें से कौन सा जो संगठन है वो किसके लिए? एक तो स्त्रियों के लिए और दूसरा बालिकाओं को सशक्तिकरण करने पर फोकस करता है, क्योंकि वे निर्धनता एवं भेदभाव से असमानुपात रूप से प्रभावित हैं तथा दुर्व्यवहार से और अधिकार और पात्रताओं और संसाधन तक पहुँच एवं उन पर नियंत्रण का उल्लंघन से पीड़ित हैं। तो बताइए, सिंपल कुछ भी नहीं देखना आपको, तो ये देखना है कि कौन सा संगठन स्त्री और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है। तो बताइए, WHO करता है, WHO करता है
या फिर केयर करता है, या फिर एनसीईआरटी करता है, या फिर एनआईपीपीडीसी करता है? बताइए कौन करता है? तो देखिए, अगर है ना महिला एवं उन जो बालिकाएं उनके सशक्तिकरण के लिए, तो एनसीईआरटी तो क्या करता है, पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा है WHO, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। अब केयर या NIPPCD, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केयर जो है वो क्या करता है, इन सब की केयर करता है। किसकी केयर? तो महिलाओं की और बालिकाओं की केयर करता है कौन? केयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। बताइए किस में किया जाता है? ध्वनि की जो तीव्रता है किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में, डेसिबल में, हर्ट्ज में, या फिर माइलोमीटर में? बताइए किस में नापी जाती है? तो देखिए, अगर हम देखें तो इसमें किसको नापा जाता है? तो लंबाई को नापा। सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, तो इसमें किसको नापा जाता है? लंबाई को, ठीक है, लंबाई को मापा जाता है। हर्ट्ज में किसको नापा जाता है? तो हर्ट्ज में जो आवृत्ति है इसको नापा जाता है ना, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। और माइलोमीटर को भी किलोमीटर कितना दूर है इसमें नापा जाता है। लेकिन डेसिबल जो है उसमें किस में? तो डेसिबल को मतलब ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु अंडाणु कोशिकाओं के समेकित होकर एक कोशिका बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और उससे उन दोनों की जो समेकित प्रक्रिया मतलब मिलने से क्या होता है, फ्यूज़ होने से क्या होता है, एक कोशिका बनती है। और ये जो कोशिका बनती है इसको ही हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे, मतलब स्वांगीकरण बोलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया बोलेंगे, उत्परिवर्तन की बोलेंगे, या फिर गठन की बोलते हैं? बताइए, जब शुक्राणु अंडाणु कोशिकाएं एक दूसरे से मिलती हैं और एक नई कोशिका बनाती हैं, मतलब जाइगोट बनाती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शरीर गठन में लंबा और क्रश होने की प्रवृत्ति पाई जाती है? बताइए, इनमें से किस शरीर गठन में लंबा और क्रश होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी? तो मध्य रूपी गठन में मतलब मेजोमार्फिक में, या लंबा कृतिक गठन में मतलब एक्टोमार्फिक में, या अंतरूपी मतलब एंडोमार्फिक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए किस में मापी जाती है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा है, किसका पूछा है? शरीर लंबा होने की बात करी है, तो लंबा कृतिक मतलब कि जो एक्टोमार्फिक होता है ना, इसमें है ना क्या कहते हैं, इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किसमें? लंबा कृतिक मतलब कि एक्टोमार्फिक गठन में इसकी क्या है? प्रवृत्ति पाई जाती है। एक्टोमार्फिक गठन में इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या है? एक्टोमार्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह परिस्थिति जिसमें नवजात शिशु में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, जिसके कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है, क्या कहलाएगी? बताइए, वह स्थिति जिसमें नवजात शिशु क्या होते हैं उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होगी और इसमें मस्तिष्क में उनकी क्षति हो जाती है, तो उसमें इसके कारण क्या होगा? आरुचि मतलब भूख न लगना, मतलब कि एनोरेक्सिया हो जाएगा, या फिर एनॉक्सिया हो जाएगा। एनॉक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन क्षीणता हो जाएगी, या बुलिमिया हो जाएगा मतलब क्षुधातिशयता हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नवजात में ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित बोल रहा है, तो बस याद रखें, तो एनॉक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? क्षीणता हो जाती है, तो एनॉक्सिया कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? एनॉक्सिया कहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनॉक्सिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति में संभावित रूप से उपस्थित ऐसे अभिलक्षणों जो कि उस व्यक्ति के आनुवांशिक गुणों से आते हैं उसको प्रकट होना मतलब क्या कहलाता है। देखिए कोई भी व्यक्ति है उसमें संभावित रूप से जो उपस्थित ऐसे लक्षण जो कि व्यक्ति में आनुवांशिक रूप से आए हैं, है ना, आनुवांशिक गुणों से आए हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं और फिर उसके, है ना, वो मतलब दिखाई देते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे या विभेदन बोलेंगे, परिपक्वन बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए हैं, कोई भी गुण आए हैं, ठीक है, और वो परिपक्व होकर फिर क्या होता है, उनके अभिलक्षण मतलब उनके लक्षण फिर दिखाई देने लग जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, परिपक्वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिपक्वन बोला जाता है। मैच्यूरेशन कहा जाता है इसको, ठीक है, राइट आंसर मैच्यूरेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण के निर्देश हैं। बताएं कि जो दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण के निर्देश हैं कौन से हैं, मुख्य धारा में लाने मतलब मेन स्ट्रीमिंग का, या लेबलन का, या पुनर्वास का, या फिर हस्तक्षेप का। बताइए किसका उदाहरण है, बताइए कि दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण के निर्देश हैं कि क्या निर्देश हैं, तो मुख्य धारा में लाने मतलब मेन स्ट्रीमिंग, लेवलन या पुनर्वास, या फिर हस्तक्षेप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, मुख्य धारा में लाने मतलब कि मेन स्ट्रीमिंग कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, मेन स्ट्रीमिंग कहलाते हैं। मुख्य धारा में लाने मतलब दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण क्या कहलाता है, मुख्य धारा में लाने मतलब मेन स्ट्रीमिंग कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक प्रकार का उच्चारणात्मक विकार नहीं है। बताइए इसमें से एक जो है उच्चारणात्मक विकार नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, लोपन नहीं है, अस्वरता नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं है, या फिर योजन नहीं है। बताइए क्या नहीं है, बताइए इनमें से कौन एक प्रकार का उच्चारणात्मक विकार नहीं है। तो देखिए उच्चारणात्मक विकार मतलब कि क्या नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अस्वरता। क्या नहीं है, अस्वरता इसका क्या नहीं है, उच्चारण का विकार नहीं है। ठीक है, गलत बोलना उच्चारण की विकारता थोड़ा ना है, लेकिन लोपन अगर कुछ अटक अटक के बोल रहे हैं, प्रतिस्थापन, योजन, ये सभी क्या है, उच्चारणात्मक का विकार है, लेकिन अस्वरता क्या होती है, उच्चारण का विकार नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरता। ठीक है, अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो ये गलत है। आप सभी लोग एक बार, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, है ना। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी लोग शेयर ज़रूर करेंगे क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्य अवस्था आयु को कहते हैं। बताइए जो मनोवैज्ञानिक हैं मतलब कि मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्य अवस्था को क्या कहते हैं, आरंभिक बाल्य अवस्था को क्या बोलेंगे, समस्या की आयु बोलेंगे, विद्यालय पूर्व आयु बोलेंगे, खिलौनों की आयु बोलेंगे, या फिर टोली पूर्व आयु बोलेंगे। बताइए जो मनोवैज्ञानिक रहते हैं वो आरंभिक बाल्य अवस्था को क्या कहते हैं, समस्या की आयु कहते हैं, या फिर विद्यालय पूर्व स्कूल कहते हैं, या खिलौना अवस्था कहते हैं, या टोली पूर्व आयु कहा जाता है। बताएं सभी लोग, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको टोली पूर्व आयु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको टोली पूर्व आयु कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोली पूर्व आयु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए
जो बच्चे जन्म से ही उनके अंदर कोई दोष हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्जित अशक्तताएं बोलेंगे, जन्मजात अशक्तताएं बोलेंगे, प्राकृतिक क्षीणता बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, अर्जित जो अशक्तताएं क्या होती हैं? जो जन्म के बाद आती हैं ना, जन्म के बाद जो दोष आते हैं उसको क्या बोलेंगे? अर्जित अशक्तताएं बोलते हैं। लेकिन जन्मजात जो आती हैं अशक्तताएं तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि जो जन्म के साथ आती हैं ना, जन्म के साथ जो आएंगी वो क्या आती हैं? तो जन्मजात कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जन्म के साथ जो समस्याएं आती हैं उन्हें जन्मजात कहते हैं। जन्म से के बाद आती हैं उन्हें अर्जित अशक्तताएं कहते हैं। राइट आंसर टू मतलब कि ये जन्मजात कहलाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हथेली पर कुछ रख कर उस पर दाब लगाया जाए तो वह अंगुलियां उस वस्तु के इर्द गिर्द लपेट देता है, और इस प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करेंगे? देखिए, जब कोई भी नवजात बच्चा है और उसकी हथेली पे अगर आप है ना अपनी उंगलियां रखेंगे तो वो उसको है ना क्या कहते हैं? दबा के और पकड़ लेता है ना, उसको इर्द गिर्द लपेट लेता है आपकी उंगलियों को, है ना, उसकी हथेली पे रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मूल उत्पत्ति मतलब प्रतिवर्त रूटिंग बोलेंगे, मतलब या फिर ग्रेस्पिंग बोला जाएगा, या मोरो प्रवर्त, या फिर बाबिन्स्की प्रतिवर्त बोला जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? बताएं। तो देखिए, अगर कोई बच्चा है और वो क्या कर रहा है, अगर आप उसकी हथेली पे उंगली रख रहे हैं और वो आपकी हथेली पकड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्राही गैस्पिंग प्रतिवर्त बोलेंगे, है ना, ग्राही प्रतिवर्त, या फिर इसको इंग्लिश में ग्रेस्पिंग प्रतिवर्त बोलते हैं, ग्रेस्पिंग, है ना। चल नेक्स्ट देखते हैं कि वंशानुगतता की आधारभूत इकाई क्या है? बताइए, वंशानुगतता की आधारभूत इकाई क्या है? गुणसूत्र है, जीन है, डीएनए है, या फिर जाइगोट है? बताइए क्या है जो वंशानुगत है? वंशानुगतता की आधारभूत इकाई क्या कहलाएगी? वंशानुगतता की आधारभूत इकाई क्या कहलाएगी? गुणसूत्र कहलाएगी, या फिर जीन कहलाएगी, डीएनए कहलाएगी, या फिर युग्मनज कहलाएगी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर वंशानुगत की, देखिए इसमें गुणसूत्र दिया है, ठीक है, लेकिन वंशानुगत की मूलभूत इकाई पूछा है, आधारभूत इकाई, तो क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ठीक है, आधारभूत इकाई, वंशानुगत की आधारभूत इकाई जीन को कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किसका अर्थ किसी रोगग्रस्त या फिर सदोष ऊतक अथवा उसके एक भाग में होता है? बताइए। देखिए, अगर इसमें से किसका अर्थ क्या होगा कि रोगग्रस्त या फिर सदोष ऊतक अथवा उसके एक भाग में होगा कोई भी रोग, तो उसको क्या बोलेंगे? क्षीणता, अशक्तता, या विकलांगता, या उपरोक्त सभी? बताइए उसको हम क्या कह सकते हैं? बताइए, सभी लोग आंसर लगाएंगे। इसको क्या बोलेंगे कि किसी का मतलब कि इसका अर्थ क्या होगा जब किसी रोग का मतलब कोई भी रोगग्रस्त हो, सदोष हो, ऊतक या अथवा उसके एक भाग से संबंधित हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या है? क्षीणता कहते हैं इसको। क्या बोला जाता है? इसको क्षीणता कहा जाता है। राइट आंसर क्षीणता हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी तक शेयर नहीं किया है तो क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए चलेंगे। बताइए कि नवजात शिशु को उसके जीवन के पहले 4 महीने में क्या कहा जाता है? देखिए, कोई भी नवजात शिशु है उसके पहले के जो 4 महीने होते हैं उसमें उसको क्या बोलेंगे? गर्भस्थ शिशु बोलेंगे, या नवजात शिशु बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, नवजात शिशु को उसके पहले 4 महीने में क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? तो देखिए, उसको पहले 4 महीने में नवजात शिशु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नवजात शिशु ही कहा जाएगा, नियोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोनेट कहा जाता है। राइट आंसर नियोनेट आ जाएगा। IEEP का पूरा नाम बताइए। IEPP का पूरा नाम बताइए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम,
या इंडिविजुअल एजुकेशन पैटर्न? बताइए क्या कहा जाएगा? IEP को क्या कहा जाएगा? तो IEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअल्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है ना, व्यक्तिक शिक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिक शिक्षण कार्यक्रम कहा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चे का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु किससे कम हो? बताइए। जो किशोर न्यायालय अधिनियम जो है उसके अनुसार बच्चा किसको बोलेंगे? किस आयु से कम की उम्र के बच्चे को हम बच्चा कहेंगे? 16 साल, 17, 18 या फिर 21? बताइए किस साल से कम उम्र के मतलब कि बच्चे को बच्चा कहा जाएगा? बताइए किस आयु का से कम व्यक्ति को बच्चा कहेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, तो उनको जो 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को ही बच्चा कहा जाएगा। राइट आंसर 18 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि नर्सरी विद्यालय की शिक्षा में 3Rs का फुल फॉर्म क्या होता है? जो नर्सरी विद्यालय की जो शिक्षा है उसमें 3R जो है, 3R का मतलब क्या होता है? रीडिंग, रेसिस्टेशन या फिर रिएक्शन, या रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, या फिर रीडिंग, रेस्टिंग, या रीडिंग, रेसिटेशन, या फिर रिक्रिएशन? बताइए क्या कहा जाएगा? मतलब कि पढ़ना, स्वर, पाठ या प्रतिक्रिया, या पढ़ना, लिखना और अंकगणित, या पढ़ना, दौड़ना, विश्राम, या पढ़ना, लिखना, पढ़ना, स्वर पाठ, या मन बहलाव? तो देखिए इस 3 राइट का आंसर मतलब 3R का मतलब क्या होगा? तो रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक क्या है? पढ़ना, लिखना और अंकगणित। क्या नाम है इसका? पढ़ना, लिखना, अंकगणित इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 3R का मतलब रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्रीड़ा जिसमें छोटे बच्चे अन्य बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। वह क्रीड़ा जिसमें बच्चे अन्य बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलेंगे वह क्रीड़ा क्या कहलाएगी? समानांतर क्रीड़ा, एकल क्रीड़ा, अन्वेषी क्रीड़ा, या फिर दिवास्वप्न क्रीड़ा कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा ऐसी क्रीड़ा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी क्रीड़ा को समानांतर क्रीड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानांतर क्रीड़ा कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? बताइए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है यूनिसेफ का। अब बताइए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एनवायरमेंटल फंड, या फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट फाइनेंस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट फंड, या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड? बताइए क्या कहा जाता है? तो देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है यूनिसेफ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सहचारी अधिगम का एक प्रकार है? बताइए इनमें से कौन सहचारी अधिगम का एक प्रकार है? एसोसिएटिव लर्निंग का एक प्रकार है। एसोसिएटिव लर्निंग का एक प्रकार है। तो प्रयत्न, त्रुटि, या फिर चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन है ना, मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग, या फिर ना संज्ञानात्मक अधिगम, या फिर यांत्रिक प्रानुकूलन? बताइए प्रानुकूलन। तो देखिए इसमें से सहचारी अधिगम के बारे में पूछा है। सहचारी मतलब एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है उसका प्रकार क्या है? तो एसोसिएटिव लर्निंग का प्रकार क्या है? तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है मतलब चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन जो होता है वो क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लर्निंग कहलाता है, मतलब सहचारी अधिगम कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए
नेक्स्ट है कि क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। जो क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, पेवलोव द्वारा या फिर स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर थर्नडॉइक द्वारा। बताइए किसके द्वारा क्रिया प्रसूत प्रानुकूलन प्रतिपादित किया है। क्रिया प्रसूत बताइए किसने किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला। तो याद रखें क्रिया प्रसूत जो प्रानुकूलन का प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया है, तो पेवलोव द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पेवलोव द्वारा किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेवलोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए ICDS का सही पूरा नाम इनमें से कौन सा है। ICDS का पूरा नाम क्या है बताइए। समेकित बाल विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास सेवाएं या समेकित बाल विकास सेवाएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास योजनाएं। इंग्लिश में भी देखें तो इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बताइए क्या है। तो याद रखें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस मतलब कि समेकित बाल विकास सेवाएं। क्या है, समेकित बाल विकास सेवाएं जो है ICDS का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक आवासीय संस्थान है जो ऐसे बच्चों को की देखभाल के लिए समर्पित है जिनके जैविक माता पिता मर चुके हैं या फिर उनकी देखभाल के लिए कोई भी असमर्थ या फिर अनिच्छुक है। बताइए ऐसे जो संस्थान को क्या बोलते हैं। तो दिवसीय देखभाल केंद्र बोलेंगे, मतलब डे केयर सेंटर, या क्रेश मतलब पालना घर, शिशु सदन बोलेंगे, अनाथालय बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसे जिनके जैविक माता पिता मर गए हों और उनको कोई भी पालने वाला नहीं हो, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हो, तो ऐसे बच्चों को पालने वाली संस्थान क्या कहलाएगी, तो उसे अनाथालय कहते हैं। क्या बोला जाता है, अनाथालय कहा जाता है, ऑर्फेनेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यदि कोई बच्चा किसी गतिशील वस्तु का अनुगमन नहीं करता। देखिए कोई भी बच्चा है अगर वो कोई भी गतिशील वस्तु का क्या नहीं कर रहा है, अनुगमन नहीं कर पाता है और उसके सामने थामे गए जो खिलौने होते हैं, वस्तु होते हैं, उन तक पहुंचना या फिर उन्हें पकड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, उसको चित्र या पुस्तक को अपनी आँखों के बहुत समीप रखने की प्रवृत्ति है, तो बताइए वो किससे संबंधित, मतलब किससे संबंधित उसको पीड़ा है ना। अगर देखिए कोई भी गतिशील वस्तु का अनुगमन नहीं कर रहा है, खिलौनों और वस्तुएं उसके सामने हैं लेकिन उनको फिर भी नहीं पकड़ने का प्रयास कर रहा है ना, पुस्तक को बहुत पास रख के देखने का प्रयास कर रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या कौन सी रोग से संबंधित हैं। श्रवण क्षीणता, दृष्टि क्षीणता, तंत्रिका क्षीणता या फिर मानसिक मंदता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको दिखाई नहीं देता है, तो ये किससे संबंधित है, दृष्टि क्षीणता से संबंधित है। किससे संबंधित है, दृष्टि क्षीणता से संबंधित है। तो राइट आंसर दृष्टि क्षीणता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देने के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए भारत में जो नर्सरी विद्यालय होते हैं उनकी शिक्षा पर के महत्व पर बल देने के लिए कौन सत्य नहीं है। तो विद्यालय पूर्व स्कूल वर्षों में विकास, मतलब कि जो विद्यालय पूर्व वर्षों में विकास की दर इतनी तेज होती है कि बच्चे को अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकते हैं, है ना, इसमें सत्य नहीं है, ये पूछा है। फिर भारत में कक्षा 1 और 2 में
अत्यधिक अपव्यय एवं प्रगति रोध या फिर जिसकी नर्सरी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से रोकथाम की जा सकती है, या फिर नर्सरी विद्यालय शिक्षा इतनी अल्प आयु में अवधारणाओं के परिचय पर बल देती है कि बच्चे बड़े होने पर उन्हें भूलने लगते हैं, या फिर नर्सरी विद्यालय शिक्षा का प्रावधान एवं सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सी माताएं काम पर बाहर जाती हैं तो घर के बच्चों को देखभाल के लिए कोई नहीं होता। बताइए क्या इसका सत्य आंसर नहीं है नर्सरी का? तो याद रखें, जो नर्सरी विद्यालय स्कूल का जो आंसर है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इनमें से क्या नहीं है? तो नर्सरी की विद्यालय शिक्षा इतनी अल्प आयु अब धारणाओं से परिचय पर बल देती है कि बच्चे उन्हें भूलने लगते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, जबकि इसमें है ना विकास की दर तेज होती है तो वे जल्दी जल्दी सीखते हैं, ये सही है। कक्षा 1-2 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें है ना क्या कहते हैं, नर्सरी की जो मतलब कि जो बाहर काम करने जाती हैं तो उन महिलाओं के लिए अच्छा है ना, उनकी देखभाल के लिए अच्छा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका सही। चलिए, व्यायाम एवं प्रयास के माध्यम से होने वाले विकास को क्या कहते हैं? देखिए, व्यायाम और प्रयास के माध्यम से कौन सा विकास होता है? परिपक्वन, वंशानुगत, मतलब अधिगम या फिर अभ्यास? बताइए कौन सा विकास होता है? सॉरी, कौन सा प्रयास होता है? बताइए कौन सा अधिगम का, कौन सा अधिगम मतलब कि व्यायाम और जो है प्रयास के माध्यम से कौन सा विकास होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिगम जो हो जाएगा इसका। व्यायाम और प्रयास के माध्यम से विकास को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य कर्ण की यांत्रिक क्रिया किसकी सहायता से विद्युत संकेतों को मतलब कि किसकी सहायता से इनको यांत्रिक क्रिया को विद्युत संकेतों में बदल देती है? बताइए, जो मध्य कर्ण होता है किसकी सहायता से क्या करेगा, मतलब कि बताइए। तो प्रघाण मतलब कि यंत्र जो वेस्टिबुलर ग्रंथि होती है उसकी कारण से, या फिर बाह्य कर्णपाली मतलब ओरिकल के द्वारा, या कर्णवर्ध मतलब क्लाक्लिया द्वारा, या फिर घन मृदुर मतलब मेलियस इनकस और स्टेप्स के द्वारा? बताइए किसके द्वारा? मध्य कर्ण जो होता है इसमें यांत्रिक क्रियाएं जो हैं किसकी सहायता से विद्युत संकेतों में बदल जाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? जो क्लोक्लिया होता है मतलब कर्णवर्त होता है, कर्णावर्त होता है, उसके द्वारा क्या होता है? मध्य कर्ण की यांत्रिक क्रियाएं जो है विद्युत संकेत में बदल जाती हैं। तो राइट आंसर क्या है? क्लोक्लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दिव्यांग संयोजित पुनर्वास केंद्र किसके अंतर्गत कार्य करता है? कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। बताइए, जो क्षेत्रीय दिव्यांग संयोजित पुनर्वास केंद्र है किसके अंतर्गत काम करेगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, या दिव्यांग कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, विभाग के अंतर्गत? बताइए। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, क्लास को लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। क्लास को शेयर ज़्यादा करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाएं। आपका एग्ज़ाम 7 मार्च से अब होने वाला है, तो आपके लिए थोड़ा और टाइम मिला है। अगर आपने हमारी प्रीवियस जो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपके पास 7 दिन का टाइम है। आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर आप पूरी क्लास को वॉच कीजिए। कम से कम आपके पेपर में इन क्लासों को देखकर 150+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल सही हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। बस आप है ना क्लास को पूरा देखिए, पूरा अच्छे से देखिए, भले स्पीड तेज करिए और हर एक क्लास को देखिए, तो आपको पूरे मार्क्स 150+ मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये क्षेत्रीय दिव्यांग संयोजित पुनर्वास केंद्र जो है वो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुओं से चेतना संबंधी करने की प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए निर्जीव वस्तुओं से चेतना संबंधित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अहम केंद्रिता,
है ना, या फिर जीववाद मतलब एनिनिज्म कहा जाता है, आत्मसम्मान कहा जाता है, या समाजीकरण कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो जो निर्जीव वस्तुओं से चेतना संबंधित करने की प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको जीववाद के नाम से जाना जाता है, एनिनिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें निर्जीव वस्तु को सजीव के साथ तोलते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर क्रीड़ा विकास की किस अवस्था में होता है। बताइए किशोर जो है क्रीड़ा विकास की किस अवस्था में होगा, अन्वेषी अवस्था में होता है, क्रीड़ा अवस्था में, खिलौना अवस्था में, या फिर दिवा स्वप्न अवस्था में। बताइए किस अवस्था में। तो किशोर जो होते हैं क्रीड़ा विकास की किस अवस्था में होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दिवा स्वप्न अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, दिवा स्वप्न अवस्था में होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, दिवा स्वप्न अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संरक्षण एवं बाल अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। बताइए कौन इनमें से संरक्षण प्रदान करता है और बाल अधिकार प्रदान करता है। तो किशोर न्याय अधिनियम, या फिर बाल श्रम अधिनियम, या फिर बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन जो है इनमें से कौन सा अधिनियम है जो कि बालक को संरक्षण और बाल अधिकार प्रदान करता है। बताइए सभी लोग आंसर देंगे। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये किशोर न्याय अधिनियम भी इसमें संरक्षण देता है, और बाल श्रम अधिनियम भी इसमें संरक्षण देता है, और बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इसमें संरक्षण देता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेधागे जैसी संरचना वाले डीएनए नामक अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं। जिसमें क्या है, डीएनए नामक अनुवांशिक पदार्थ होता है, वे जीन कहलाते, गुणसूत्र कहलाते, वंशानुगतता कहलाते हैं, या फिर पर्यावरण कहलाते हैं। तो देखिए जिसमें है ना डीएनए नामक जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो गुणसूत्र कहलाते, क्या क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और इनकी हमारे शरीर में कितनी संख्या में होते हैं, तो 46 में होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 46। चलो गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना के कारण सामाजिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहने वाले व्यवहार को किस नाम से जाना जाता है। जो सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना के कारण क्या हो जाते हैं, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो ऐसे व्यवहार करने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे, नैतिक ऐसे व्यवहार को क्या बोलेंगे, नैतिक, या फिर अनैतिक, या निर्नैतिक, मतलब अनमोरल, या फिर नॉन मोरल। बताइए क्या कहा जाएगा। तो इसे व्यवहार को हम क्या बोलेंगे, इमोरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमोरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमोरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम क्या है। बताइए एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, या अफेक्टेड इम्यून डिसीज सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एक्चुअल इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए जो एड्स है उसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम है। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए तो इस तरीके से ये पेपर भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने आपको खंड 3 और 4 कंप्लीट करा दिया है। ये तीसरा पेपर भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं, 600 क्वेश्चन कर लिए हैं। बस आप क्लास को सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और आपको अगर कुछ और भी पढ़ना है तो वो भी बता सकते हैं, तो हम उसका भी करेंगे कि महिला पर्यवेक्षक में अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन आप
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो आज हमने 3 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले पेपर करेंगे तो अगला पेपर भी आपको इस तरीके से हम कम से कम 10 से 12 पेपर करवाएंगे और 10 से 12 पेपर में आपके 2000 क्वेश्चन से ऊपर चले जाएंगे। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है कि आप अच्छे से 150 प्लस क्वेश्चन ला सकें। तो बस 150 प्लस क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप ये पेपर कंप्लीट कर लें। और अदर आपको 150 से ऊपर अगर 160 170 चाहिए तो हमारी जो क्लासेस डली थी, जो अदर हमने क्वेश्चंस लिए थे, आप वो भी देखिए तो आपके 170 प्लस क्वेश्चन चले जाएंगे। तो आप ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जाते समय क्लास को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।